आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य भाषा का विकास के चरण है ना ये। तो इसके अंदर ये कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साधु सीताराम लालच के जो चरण थे ना, उसने चरण बताए थे पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो उत्तर मध्यकाल तक तो मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं 2-3 पेज में। नेक्स्ट में आधुनिक काल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैंने जो कल पढ़ाया था ना उसका रिवीजन कर लो। जहाँ मोतीलाल बेनारिया ने जो भाषा का जो चरण, राजस्थानी भाषा का जो बताया था ना पूरा का पूरा चरण और विकास, वो बताऊंगी मैं। और राजस्थानी का सौरसैनी भाषा से जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो LP टेसीटोरी ने बताया था, तो थोड़ा सा मैं वो बता दूं। और मारवाड़ी, राजस्थानी, मरु भाषा, इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किस पुस्तक में हुआ, वो पूरा डिटेल से थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर लो। फिर आपको ये सारे नोट्स यहाँ से दूंगी मैं, आधुनिक काल से यहाँ से जो भी शुरू हुए। तो पहले हमने पढ़ा भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा से बाद आर्य भाषा आई। आर्य को जो श्रेष्ठ बताते हैं, ज्ञान मानते हैं हम। भारोपीय भाषा का पूरा डिटेल बताया था। भारत और यूरोपीय कौन कौन सी भाषा आती है वो पूरा डिटेल से मैंने कल पढ़ाया था। उसके बाद आर्य, आर्य के बाद वैदिक संस्कृत, जो संस्कृत थी जो वेदों में लिखी गई थी। फिर वैदिक संस्कृत को भी 2 भागों में बांटा था, पाली और संस्कृत। पाली में फिर संस्कृत तो हमारा रूप चलता ही है वर्तमान में, अलग से भाषाएं। फिर पाली के रूप 3 बताए थे मैंने, सौरसैनी, मागधी और महाराष्ट्री। तो सौरसैनी जहाँ जहाँ आते हैं, राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जैसे कि यूपी का थोड़ा सा मथुरा वाला भाग, सौरसैनी वही भाषा बोली जाती थी जहाँ सूरसेन जनपद था, उसको सौरसैनी भाषा कहते हैं, जहाँ मथुरा जन की राजधानी थी। और मागधी भाषा वही है जहाँ बिहार जनपद था, जहाँ मगध था। मगध को बिहार कहते हैं वर्तमान में, पहले मगध था। तो मगध में जो पहले प्राकृतिक और पाली भाषा थी ना, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म की प्राकृतिक और पाली भाषा थी, उसी का रूप था मागधी। मागधी जो मगध जनपद से जुड़ी हुई थी। तो पूरा डिटेल से बताया था। उसके बाद महाराष्ट्री, जहाँ महाराष्ट्र है ना वहाँ महाराष्ट्री भाषा है। तो फिर ये तीनों भाग हो गए। फिर सौरसैनी को भी 3 ही हमारे यहाँ सौरसैनी मानते हैं। तो सौरसैनी को 2 भागों में बांटा, गुजरी अपभ्रंश और सौरसैनी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश ही हमारी राजधानी और गुजराती की हुई। सौरसैनी जो मथुरा में सूरसेन जनपद था, वहाँ से हिंदी उसको माना जाता, उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या जो हिंदी मानते हैं। हमारे यहाँ क्या मानते हैं, राजस्थानी और गुजराती। और फिर राजस्थान में हमने 2 भागों में बांटा, डिंगल और पिंगल। डिंगल को भाषा को हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की जो बोली जाने वाली, जिसका प्रभाव था, जिसमें वीर रस प्रधान था, जिसमें चारण कवियों द्वारा लिखी गई थी, ये पश्चिमी राजस्थान की थी। ये क्या थी, डिंगल भाषा। पूर्वी राजस्थान में हम देखते हैं पिंगल। पिंगल पे था ना, ये भाट कवियों द्वारा रचित रचनाएं थी। पिंगल पे तो था वो ब्रज भाषा का प्रभाव था, वहाँ श्रृंगार और भक्ति भाव की जो रचनाएं थी वो भी थी, और ये भी वीर रस की इतनी नहीं थी। और वहाँ सौरसैनी प्रभाव भी उस पर पड़ा हुआ था। ये डिटेल थोड़ा सा 1 मिनट में मैंने रिविजन कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का जो टॉपिक है वो। और मारवाड़ी भाषा का प्रयोग मैंने बता दिया आपको। और राजस्थानी भाषा का प्रयोग, मरु भाषा का उदयदिन सूरी की कुवलयमाला थी ना, 18 भाषा का उसने वर्णन किया था, उसी के अंदर मरु भाषा का वर्णन था। और मरु भाषा का वर्णन मैं बता दूं आपको, इस तरह मैंने बताया कि मारवाड़ी और राजस्थानी और मरु भाषा का शब्द है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग मैंने बता दिया, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की पुस्तक में लिंग्विक सर्वे ऑफ इंडिया में मिलता है। और मारवाड़ी शब्द का प्रयोग मैंने बता दिया आपको अबुल फजल की आईन अकबरी और कुशल लाभ की ग्रंथ में। और मरु भाषा का मैंने बता दिया उदयदिन सूरी और कौलेमाला की, उदयदिन सूरी की पुस्तक थी कौलेवाला, उसके अंदर मरु भाषा का वर्णन मिलता है। तो 3 भाषाओं का मैंने कल बताया था और उसका थोड़ा सा चार्ट बताया था, आपको समझाया था। अब पढ़ेंगे आज हम पूरा डिटेल से। जो मागधी है, महाराष्ट्री है, सौरसैनी है, और ये तीनों का रूप जो मैंने बताया था, पाली और संस्कृत जितनी भी उत्पत्ति हुई थी, वो कल मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण था या उसका विकास के चरण थे। आज हम पढ़ेंगे साधु सीताराम लालच के चरण, यानी कि साधु सीताराम ने कौन कौन से चरण बताए थे वो पढ़ेंगे आज। तो आर्यकाल बता दिया, आदिकाल, मरु मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। देख सकते हो आदिकाल 8वीं से 1450 तक थी, पूर्व मध्यकाल 1460 से 1700 तक थी। ज़्यादातर युद्ध इसी काल में हुए थे। फिर उत्तर मध्यकाल 1700 से 19वीं शताब्दी में। फिर पढ़ेंगे आधुनिक काल, ज़्यादातर युद्ध है ना यहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 1700 से 1900 बीच में ज़्यादा संध्या वगैरह भी हुई थी यहाँ, हमें पता अंग्रेजों के साथ भी हुए थे युद्ध, और मराठों के साथ भी यहाँ युद्ध ज़्यादा हुए थे। और उसके बाद देखें राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन कौन सा था, तो 1750 से 1850 तक का था। फिर उत्कर्ष काल कौन सा था, तो 1500 से 1700 तक का काल था ना, ये उत्कर्ष काल था राजस्थानी भाषा का। अब पढ़ेंगे प्रारंभिक काल या आदिकाल। 800 से 1460 तक का काल है ना, ये आदिकाल, प्राचीन काल, प्रारंभिक काल मान सकते हैं। ये जो प्रमुख रचना बता रही हूँ ना मैं, ये 100% आपको हर एक एग्जाम में, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, जहाँ जहाँ राजस्थान इतिहास आता है, वहाँ आपको 2% पक्के मिलेंगे आज से।
क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज राठौड़ है ना, प्रमुख मध्यकालीन थे। पृथ्वीराज राठौड़, नाभादास, केशवदास, दुर्साजी आडा, कवि कलोल, ढोला मारू दुआ। पृथ्वीराज राठौड़ की वैली किशन रूप, इनकी थोड़ी सी ढोला मारू की दुआ की पूरी स्टोरी मैं लास्ट में बता रही हूँ, थोड़ा समझाऊंगी आपको। और कवि कलोत की जो कहानी, ये जो ग्रंथ है ये बताऊंगी। और उसके बाद हम देखें राणा कुंभा के दरबारी कवि कौन थे, सूत्रधार कौन थे, मंडन। मंडन की कविता जो पुस्तक है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जहाँ नहीं पूछी गई हो। तो प्रसाद मंडन, वास्तुराज वल्लभ, और वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडन, और वास्तुसार, वास्तु मंजरी, ये इनकी पुस्तक है ना, अच्छी तरह याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है। चक्रपाली मिश्र, इनको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी आया। चक्रपाली मिश्र कौन थे, महाराणा प्रताप के पंडित या दरबारी के विद्वान थे। इनकी 4 रचनाएं हैं, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन और राज्याभिषेक पद्धति। अच्छी तरह याद रखना, रट लेना, यहाँ से 100% पर्सेंट आएगा। फिर है सारंगधर। सारंगधर कौन थे, अमीर रासो तथा सारंगधर संहिता की रचना की थी इन्होंने। सारंगधर पद्धति का भी विकास किया था, सारंगधर पद्धति का सारंगधर ने विकास किया था, है ना। इसी पद्धति से वृक्ष आयुर्वेद, क्या था, वृक्ष आयुर्वेद है ना, वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ था ये का संक्षिप्त पाठ सुरक्षित है। और इन्हीं के आधार पर अनेक राजाओं ने वाटिकाओं का विकास किया और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दिया था। जो सारंगधर की पद्धति थी ना, उसी के अनुसार वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ लिखा हुआ था। फिर उत्तर मध्यकाल 1700 से 19वीं शताब्दी तक था। तो इस काल में डिंगल के साथ साथ पिंगल में भी ग्रंथ लिखे गए थे। और इस काल में डिंगल व पिंगल में वीरता, संगार, भक्ति रचनाओं का भी विकास हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक तो अभी आई है, जग्गा जी खिड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हाईएस्ट जहाँ फर्स्ट ग्रेड हो, RS हो, या आपको मिले तो स्कूल व्याख्याता हो, कॉलेज व्याख्याता हो, सॉरी UGC नेट हो, यहाँ पर्सन यहाँ आया हुआ है। वचनिका राठौड़ है ना, ये वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दा सोत, इसकी ये जो पुस्तक थी किसकी थी, जग्गा जी खिड़िया। ये कहाँ की थी, तो ये रतन सिंह राठौड़ रतलाम MP के राजा थे ना, MP के राजा थे, वहाँ की थी। तो ये जग्गा जी खिड़िया की पुस्तक थी, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दा सोत, है ना। फिर दूसरी थी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण साधु कौन थे, कुंभकर्ण साधु थे ना, इसी ने भी रतन सिंह राठौड़ का इतिहास लिखा था। इन दोनों ने रतन सिंह राठौड़ का इतिहास क्यों लिखा था, क्योंकि रतन सिंह राठौड़ धर्मत के युद्ध में, दारा के समर्थक के युद्ध में शहीद हो गए थे। जब धर्मत का युद्ध हुआ, औरंगजेब और दारा के समय दोनों के साथ में युद्ध हुआ था ना, ये सब MP में युद्ध हुए थे। तो वहाँ जब ये युद्ध में किसकी तरफ से लड़ रहे थे, दारा के समर्थक में, ये दारा के सहयोगी थे। लेकिन दारा तो हार चुका था, फिर औरंगजेब राजा बन गया था, तो ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसमें रतन सिंह है ना, इसका पूरा इतिहास है। तो ये रतन सिंह हमारे राज्य वहाँ के वाले नहीं है, मेवाड़ वाले नहीं है, चित्तौड़ वाले भी नहीं है, ये कहाँ के हैं, MP वाले हैं, जो आधुनिक भारत के राजस्थान के इतिहास वाले वो हैं। तो वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत, और एक है कुंभकर्ण दास साधु, जिसकी भी पुस्तक थी ये। कुंभकर्ण साधु की भी इन्होंने भी रतन सिंह राठौड़ के इतिहास में लिखा था पुस्तक। और उसके बाद देखेंगे वीरभान, करनीदान और कृपाराम और बाकीदास। बाकीदास तो मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट में शायद, कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। फिर है दयाल दास। दयाल दास नहीं है, ये दयाल है, जिसने राणा रासो लिखी थी, राणा रासो लिखी। और दलपत विजय, इसने खुमान रासो लिखी थी। तो ये बुक है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो राणा रासो किसने लिखी थी, राणा रासो में किसका वर्णन है, खुमान रासो में किसका वर्णन है। तो पहले लिखेंगे दलपत विजय, खुमान रासो। तो खुमान रासो में बप्पा रावल का पुत्र था खुमान, और इसकी जानकारी बप्पा रावल से राज सिंह के मेवाड़ों का इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, किससे, खुमान रासो से, जो किसने लिखी थी, दलपत विजय ने लिखी थी। और उसके बाद हम देखेंगे दयाल है ना, इसमें राणा रासो इसकी पुस्तक है। इसमें भी बप्पा रावल से राज सिंह के पुत्र जय सिंह, एक राजा एक्स्ट्रा है, बाकी राज सिंह तक तो इतिहास उसी में भी है। तो जय सिंह तक के राजाओं का इतिहास का राजाओं का वर्णन मिलता है किसके अंदर, दयाल, जिसके अंदर राणा रासो है। ये दोनों मेवाड़ से संबंधित है, ये भी याद रखना। कृपाराम खिड़िया कौन है, कृपाराम खिड़िया राजियारा दोहा लिखी थी। तो कृपाराम खिड़िया ने राजियारा दोहा लिखी थी ना पुस्तक। इसमें सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे, कौन थे, कृपाराम खिड़िया। और इसने इसका कौन था, एक नौकर था, राजिया नाम का एक नौकर था, जो लक्ष्मण सिंह के दरबार में था। और ये हमेशा राजा को हुक्का वगैरह, जो भी राजा की जो पूरी हाजिरी उठाता था, लेकिन ये हमेशा उदास रहता था। तो कृपाराम है ना, ये इसने इस राजिया से पूछा कि आप हमेशा जो ऐसे उदास क्यों रहते हो, हमेशा टेंशन में क्यों रहते हो। तो इन्होंने कहा कि मेरा कोई वंशज नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे कौन याद करेगा। तब इसने कहा था कि ऐसे ही तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको दोहा में ऐसा याद रखूँगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद करेंगे। तो इसका एक दोहा भी याद रखना, आप उसको याद रख सकते हो, रखो। लेकिन उसके अंदर दोहा के अंदर उसने कहा था
और जब से राजिया के जो था ना इसका नौकर लक्ष्मण सिंह का, जब से राजिया ने जब कृपा राम खिड़िया से जब कहा ना, तो कृपा राम की खिड़ियों में दोहे हैं ना, वो 2 लाइनों में होते हैं, तो लास्ट 2 में हमेशा नाम उन्होंने राजिया जोड़ दिया कि आपको हमेशा याद किया जाएगा। उसके दोहा एक मैं आपको सुनाती हूँ। पाटा पीड़ उपाय तन लगा तलवार, जीबरा गांव रति औसत राजिया, यानी कि हर एक पीछे राजिया। हिम्मत हिम्मत होए बिन हिम्मत नहीं, नहीं हिम्मत होए जैसे रद्दी कागज जीव राजिया, यानी कि उसके हर एक दोहे के पीछे इसने राजिया जोड़ दिया था। यानी कि पाटा पीड़ उपाय, यानी कि जो पीड़ होती है ना हमारे लगा हुआ होता है ना, उसका उपाय तो होता है, तन पर जो तलवार का घाव लगता है उसका भी उपाय होता है, लेकिन जब हम जो जबान से जो शब्द बोलते हैं ना उसका उपाय नहीं होता, उसकी कोई औषधि नहीं होती उस राजिया से, उसने वो कह रहा है। और आज हम उसको भी याद करें, कौन, राजिया का दोहा जो कृपा राम खाड़िया लक्ष्मण सिंह दरबार में थे एक विद्वान, और उसका जो नौकर था उसी के अंडर याद में हमेशा हर पीछे उसने राजिया नाम लगा दिया था। और फिर देख सकते दूसरा था एक कवि कलोत। कवि कलोल है ना, इसने ढोला मारूरा दोहा लिखी थी। जो ढोला कौन था, ये नरवर्त के राजा था एमपी का। और दुआ जो था ना, ये मारू थी ना, ढोल मारू मारू, ये पुंगल बीकानेर की रानी राजकुमारी थी। जब पुष्कर में मेला लगा था ना, तो एमपी के नरवर यानी ढोला के माता पिता और पुंगल की जो मारू थी ना, उन दोनों के माता पिता पुष्कर मेले में मिले थे। और ये सब साल भर की 1.5 साल की थी ये कौन, मारू, और ये 2 साल 2.5 साल का था नरवर। इन दोनों की बचपन में शादी कर दी गई थी। जब ढोला वापस एमपी में गया तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और ये दोनों एक दूसरे को भूल गए थे। उनको पता ही नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन बीकानेर वालों को पता था कि मारू की शादी हो चुकी है। तब ये हमेशा इंतजार करते रहे, लेकिन ये नहीं आया, क्योंकि ढोले ने पहले से शादी मालवण, ये मारवाड़ है और वो मालवण है, मालवा की कोई राजकुमारी थी, उससे शादी कर लिया। उस मालवा की जो राजकुमारी थी ना, उसे पता था कि इसकी शादी हो चुकी है, इसको कभी याद नहीं आने दिया। लेकिन लास्ट में आखिर में उसको कुछ डाडी थे, जो मारू थी ना, उसके गई गीत गाकर कुछ डाडियों को एमपी भेजा, और वो डाडियों ने जब जाके उसके सामने कहा ना, तब वो राजा वापस आया और इसको लेके गया था, किसको, मारू को। ये एक शादीशुदा जोड़े की जो कहानी थी वो थी। और फिर एक कुशल लाभ, इसने ढोला मारू की चौपाई, चौपाई वो होती है जो 4 लाइनों में बनाई जाती है, 4 लाइनों की कविताएं। तो कुशल लाभ ने लिखी थी ढोला मारू की चौपाई, कवि कल्लूल ने लिखी थी ढोला मारू का दुआ, और कुशाल चंद्र ने लिखा था ढोला मारू की वात। वात उसे कहते हैं, आजकल हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि वात मांडो, तो मांडना यानी कि वात बनाओ, सुनाओ। ये जो मैंने पुस्तकें भी दिखाई है ना, ये सब एग्जाम में आई हुई है और बार बार आती भी है रिवीजन, इसलिए मैंने इन पुस्तकों को आपको रिवीजन कराया जाए। जगजीवन भट्ट, ये जोधपुर के दोनों राजा थे, दोनों बाप बेटे थे। अजितोदय है ना, ये जोधपुर के पिता थे, इनका बेटा था अभय सिंह। तो जो अजितोदय थी, ये जगजीवन भट्ट की थी, इसके पिता के रूप में इन्होंने कहानी लिखी थी, जो राजपूत इन राजाओं के राठौड़ शासकों के इतिहास में। फिर लिखा था अभय सिंह के बारे में भी लिखा इसने जगजीवन भट्ट ने, जो भी इसका दरबारी कवि वगैरह थे। तो फिर बादर डाटी वीरमायण, वीरमायण किसने लिखी थी, बादर डाटी ने। बादर डाटी है ना, वो वीरमदेव यानी मारवाड़ के शासक थे। अब हमारे मारवाड़ के वो नहीं थे वीरमदेव जो युद्ध में मारे गए थे, ये तल्लीनाथ के पिता थे। कौन थे, तल्लीनाथ के पिता वीरमायण थे, वीरमदेव थे, उसी के लिए बादर डाडी ने वीरमायण लिखी थी। तो अब नेक्स्ट में मिलेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अच्छा लगे और किस किस की वीडियो चाहिए